तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने तोड़ी एक और दरगाह, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मायावती ने सीएम योगी के खिलाफ उतारा मुस्लिम उम्मीदवार, बसपा ने जारी की एक और लिस्ट, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ईरान के सामने झुका अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाया, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को जो बाइडेन ने बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में बस ड्राइवरों को हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी, मुस्लिमों के ढाबों पर ना रोके गाड़ी, नहीं तो करेंगे आपका बहिष्कार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संसद में गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को देंगे ओवैसी पर हमले की जानकारी, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की डॉक्टर कफील खान ने अपनी बर्खास्तगी को हाई कोर्ट में दी चुनौती, हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा है 5 दिन में जवाब, बुरी तरह से फंसे योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने एक और दरगाह को तोड़ा, बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी मुसलमानों के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक के चिंतकुल इलाके में स्थित हजरत पीर सैयद महलदार नूर दरगाह पर हिंदू संगठनों ने हमला कर दिया है और इस दरगाह पर हमला करके पूरी तरह से दरगाह को तोड़ दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि दरगाह तोड़ने के बाद हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को धमकी भी दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर कर्नाटक में जो भी मजारें बनी हुई हैं, जो भी दरगाह बनी हुई हैं, सभी को तोड़ा जाएगा और इन्हें सफा किया जाएगा क्योंकि ये अवैध रूप से मुसलमानों ने बनाई हैं। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में हजरत पीर की दरगाह तोड़ने के बाद हिंदू संगठनों ने ये चेतावनी जारी की है, जिसके बाद कर्नाटक में मुसलमानों में डर का माहौल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की लगातार हिंदू संगठन उत्तराखंड सहित देश के अन्य हिस्सों में लगातार मजारों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें तोड़कर तबाह कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने सीएम योगी के खिलाफ उतारा गोरखपुर में मुस्लिम उम्मीदवार, बसपा ने जारी की एक और लिस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित मुस्लिम के समीकरण के बल पर अपनी नैया पाल लगाने के प्रति आश्वस्त बहुजन समाज पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। बसपा ने आज 54 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में मायावती ने गोरखपुर की सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से बसपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से बसपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशीनगर के फाजिल नगर में संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती ने योगी के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाया, जो बाइडेन ने बदला डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ईरान की आज बड़ी जीत अमेरिका के खिलाफ हुई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को आज हटा दिया है। जो बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को आज पलट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2018-19 में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल एक्शन लेते हुए ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन आपको बता दें कि प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुका था। लेकिन आपको बता दें कि अब ईरान तो अमेरिका के सामने नहीं झुका, लेकिन अमेरिका आज ईरान के सामने झुक गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को आज हटा दिया है और जो बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो फैसले लिए गए थे उनको पलट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज ईरान की बड़ी जीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में ईरान को लेकर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बस ड्राइवरों को चेतावनी, मुस्लिमों के ढाबे पर ना रोके गाड़ी। जी दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में बस ड्राइवरों को आज चेतावनी दी है और कहा है कि मुसलमानों के ढाबे पर गुजरात में बस ड्राइवर अपनी गाड़ी को ना रोकें और मुसलमानों के ढाबे पर भोजन ना खाएं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में सड़कों किनारे बने ज्यादातर ढाबे मुसलमानों के हैं। लगातार हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ गुजरात में नफरत फैला रहे हैं और आज ये संदेश विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जारी किया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर बस ड्राइवरों को गुजरात की चेतावनी दी है कि मुसलमानों के ढाबे पर वह अपनी बसों को ना रोकें और
मुसलमानों से कोई भी सामान ना खरीदें और ना ही उनके ढाबे पर भोजन खाएं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में जितने भी ढाबे हैं जो रोडों के किनारे बने हुए हैं वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग जो है भोजन परोसते हैं और ये भोजन जो है शाकाहारी होता है। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने किस तरह से ये मुहिम चलाई और मुसलमानों के ढाबे पर गाड़ी ना रोकने की चेतावनी जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार मुस्लिम विरोधी गुजरात के हिंदू संगठन होते जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह 7 फरवरी को संसद को देंगे ओवैसी पर हमले की जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 फरवरी को संसद में एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में एआईएमएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार को जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में वह बाल बचे थे, लेकिन उनकी गाड़ियों में गोलियां लगी थी जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी पर यह हमला मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त हापुड़ के जिझारसी टोल गेट पर हुआ था। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भी भेज दिया है। लेकिन आपको बता दें कि अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को संसद में ओवैसी पर हमले की जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिरकार ओवैसी पर हमला क्यों हुआ था और किन लोगों ने किया था और किस मकसद से किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। मोदी सरकार बुरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर हमला होने के बाद फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डॉक्टर कफील खान ने अपनी बर्खास्तगी को हाई कोर्ट में दी चुनौती, योगी सरकार से जवाब तलब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से सेवा से बर्खास्त को चुनौती देते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान द्वारा दायर की गई याचिका पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के प्रति हलफनामा के बाद 2 हफ्ते में अपना पक्ष लिखित रूप से रखने को कहा है। उसके बाद न्यायालय सुनवाई करेगा। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने डॉक्टर कफील खान की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 में संक्रमित बच्चों की मृत्यु के मामले में डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और इसी बर्खास्तगी के खिलाफ वह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका डाली और इसे गलत बताया। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है और कहा है कि आप हमें बताइए कि आखिरकार कफील खान को क्यों आपने बर्खास्त नौकरी से किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूएई को अब सैन्य मदद देगा फ्रांस। लड़ाकू विमान समेत सैन्य मदद कराएगा उपलब्ध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा है कि उनका देश संयुक्त अरब अमीरात को लड़ाकू विमान समेत सैन्य मदद उपलब्ध कराएगा। पार्ली ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि गत जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात ने कई हमलों का सामना किया है। फ्रांस ने मित्र देश के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाउथी विद्रोहियों ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में नए हवाई अड्डे के निर्माण स्थल और डिपो के समीप राष्ट्रीय ईंधन कंपनी टैंकों को लक्ष्य पर हमला किया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से भारत के भी कई व्यक्ति शामिल थे। लेकिन आपको बता दें कि इस हमले से बचने के लिए अब फ्रांस यूएई को जो है लड़ाकू विमान देगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेरठ में हमले के बाद गाजियाबाद के लौनी में होने वाली ओवैसी की रैली कैंसिल, नहीं मिली परमिशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव प्रचार के बीच हमले के 2 दिन बाद एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को 2 जगह चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश में आने वाले थे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक ओवैसी शनिवार को 3 जगहों पर जनसभाएं करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने लौनी में रैली की इजाजत असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दी है। लौनी में दोपहर 12 बजे ओवैसी की पहली रैली होनी थी। अब ओवैसी दोपहर 2 बजे छपरौली में और शाम 4 बजे गढ़ मुक्तेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही जेट कैटेगरी की सुरक्षा लेने से ओवैसी ने इनकार कर दिया था। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी पर हमले के बाद अब ओवैसी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है रैली करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहा विधानसभा चुनाव के बाद सरकार एमएसपी पर गठित करेगी समिति। जय दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 1 साल के लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन के बाद अब सरकार विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी समिति गठित करने के लिए प्रतिबद्ध हो गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा
विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को कहा है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल नवंबर में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठन करने का दावा किया था। लेकिन आपको बता दें कि 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक समिति एमएसपी पर गठित नहीं हुई है और इसी को लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि विधानसभा चुनाव जब पूरे 5 राज्य में हो जाएंगे उसके बाद हम इस पर काम करेंगे और फिर समिति गठित की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पुलिस वालों पर बरसी ममता बनर्जी, पूछी क्या राज्यपाल ने आपको फोन किया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सार्वजनिक रूप से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से यह पूछने के लिए निशाना साधा कि क्या राजभवन में मौजूद व्यक्ति उन्हें धमका रहा है और उनके काम में हस्तक्षेप कर रहा है। धनखड़ ने ट्विटर पर कहा कि क्या चिंताजनक परिदृश्य है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में पूर्व मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी की खिंचाई करते हुए उनसे पूछती हैं कि क्या राज्यपाल ने आपको फोन किया था। यह गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच अभी तक नहीं बन पा रही है। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल